Hello friends, today we are going to learn a new concept of Muslim law, that is preemption. मुस्लिम लॉ में एक नई कंसेप्ट है जिसको आप प्रियम्पशन बोलते हैं और दूसरा उसको अरबी में शुफा बोलते हैं। शुफा, द राइट ऑफ शुफा। तो ये प्रियम्पशन क्या है? तो प्रियम्पशन इज या फिर शुफा इज ए राइट। ये एक तरीके का राइट है। वो किस तरीके से एक्सरसाइज किया जाता है देखते हैं। द राइट ऑफ प्रियम्पशन इज अ राइट टू एक्वायर बाय कंपल्सरी परचेस in certain cases of immovable property in preference to all other persons. It is a right of third person called preemptor to step in when a contract is made for a sale of immovable property and claim to take the place of the buyer, that is, to take the property at the same price and on the same conditions as the buyer and seller have agreed upon. ठीक है, इसको जरा हम आसान तरीके से समझते हैं। इस डायग्राम को देखिए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि ये प्रियम्पशन की कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है। ए और पी ये दोनों भाई है। भाई है मतलब दोनों मुस्लिम है और ये दोनों मुस्लिम भाई है, ए और पी। और इनके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें ए का आधा हिस्सा है और पी का आधा हिस्सा है। और ए अपने आधे हिस्से का जो पार्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो बेचने जा रहा है बी को। बी जो है वो मुस्लिम भी हो सकता है और नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि बी कौन। तो ये ए जो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी बेचने जा रहा है, मतलब ए है सेलर और बी है बायर। इन दोनों के बीच सेल डिसाइड हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। और इसमें जो भी टर्म्स और कंडीशंस, एलिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय सेल, और इसमें टर्म्स और कंडीशंस, राइट्स, ऑब्लिगेशन सब डिसाइड हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में जब इस पी को, इस ए के भाई को, जब इस पी को ये पता चलता है कि इनके बीच इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होने जा रहा है, ये टर्म्स और कंडीशन फिक्स हो गई है, बोनाफाइड सेल है, तो ऐसी सिचुएशन में पी स्टेप इन कर सकता है, पी इंटरफियर कर सकता है इस सेल में। किसके लिए? क्यों? ये बोलने के लिए कि ये प्रॉपर्टी मैं खुद खरीदना चाहता हूं। कौन से टर्म्स? जो भी टर्म्स और कंडीशंस ए और बी के बीच फिक्स हुए हैं, जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज ए और बी के बीच सेल में फिक्स हुए हैं, उस सारे को, जो भी प्राइस तय हुई है उसको मानते हुए पी ये बोल सकता है कि मैं ये प्रॉपर्टी खुद खरीदना चाहता हूं। इस पी के राइट को बोलते हैं राइट ऑफ शुफा। पी के यहां पर आने को और इस प्रॉपर्टी को खरीदने को जो रेडी है, ये उसका एज ऑफ राइट है। ये एज ऑफ राइट यहां पर आ सकता है और बोल सकता है कि मैं खुद ये सारे टर्म्स और कंडीशंस और प्राइस को मानते हुए ये प्रॉपर्टी मैं खुद खरीदना चाहता हूं। दिस राइट इज कॉल्ड राइट ऑफ प्रियम्पशन। दिस राइट इज कॉल्ड राइट ऑफ शुफा। ये राइट किसका है? ये राइट है ये पी का। पी जो ए का भाई है। ये है कंसेप्ट प्रियम्पशन। सो the right of preemption arises only of a valid, complete and bona fide sale, and in the case of no other alienation such as gift, waqf, bequest। मतलब ये जो प्रियम्पशन का राइट है ये सिर्फ बोनाफाइड, वैलिड और कंप्लीट सेल के संबंध में ही हो सकता है या फिर एक्सरसाइज किया जा सकता है। गिफ्ट अगर हो रहा है तो नहीं होगा। वक्फ है, गिफ्ट है या फिर विल बना के प्रॉपर्टी जिसको बिक्वेस्ट बोलते हैं, वहां पर प्रियम्पशन का राइट एक्सरसाइज या फिर अराइज नहीं होगा।
So the right can be exercised only in regard to immovable property. Thus, it would not apply to a sale of crops or trees intended to be removed. Immovable property के संबंध में ये राइट दिया जाएगा. अब इसका नेचर क्या है इस राइट का? द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज नॉट अ राइट टू रीपरचेज. इस कंडीशन में जो ये बोला है ना, ए और बी को, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच रहा है, ये सेल हो रहा है, इसका मतलब पी अपना जो राइट यहां पर एक्सरसाइज करेगा वो रीपरचेस का राइट नहीं है. दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ रीपरचेस राइट. आइदर फ्रॉम द वेंडर और फ्रॉम द वेंडी. इस डायग्राम में ये वेंडर है, ये वेंडी है, बराबर है. पी वेंडर या वेंडी से कोई रीपरचेस नहीं करने जा रहा, बराबर. इट इज अ सिंपली अ राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन entitling the preemptor by reason of a legal incident to which the sale itself was subject to stand in the shoes of the vendee in respect of the rights and obligations arising from the sale. ये एक लीगल इंसिडेंट है, ये एक लीगल इंसिडेंट है. पी बस ये बी को सब्स्टिट्यूट करेगा सारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस के साथ. इसका ऑब्जेक्ट क्या है? So the object of the rule of preemption is to prevent the inconvenience which may result to families and communities from the introduction of disagreeable stranger as a co-parcener or near neighbor. यहां पर एक ऑब्जेक्ट जो है कि ऑब्जेक्ट क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम फैमिली में किसी भी स्ट्रेंजर ने अगर ये इसकी ये आधी प्रॉपर्टी खरीद लिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये स्ट्रेंजर की एंट्री हो जाएगी. ये स्ट्रेंजर की एंट्री यहाँ पर रोकने के लिए, फिर डिसएग्री अगर हो सकता है आगे चल के, तो इसको रोकने के लिए, इसको इस इनकन्वीनियंस को रोकने के लिए यहाँ पर ये प्रीएम्पशन का राइट दिया जाए. मतलब ये कि ये प्रॉपर्टी घर के घर में रहे, कोई स्ट्रेंजर इसमें इंटरफेयर ना करे. अब प्रीएम्पशन का ये जो राइट है ये बाय कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. ए और बी, ए और पी के बीच में ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी को बेचने जाऊंगा तो आपको पहले बता दूंगा, या तो फिर पी कॉन्ट्रैक्ट को, टर्म्स और कंडीशंस को देखते हुए अपना ये राइट यहां पर क्लेम कर सकता है. अब अगला है कि हु कैन क्लेम प्रीएम्पशन. शिया लॉ के तहत ऐसा है कि प्रीएम्पशन व्हेन देयर आर ओनली टू ओनर्स. शिया लॉ बोलता है कि जहां पर दो ओनर्स है प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो ओनर्स है, ए है और पी है, समझो अपनी डायग्राम के अनुसार. तो दो जहां पर ओनर है तभी प्रीएम्पशन का राइट क्लेम किया जा सकता है, ऐसा शिया लॉ बोलता. लेकिन सुन्नी लॉ बोलता कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ओनर, एक ए है, पी है और सी है और डी है, ए के कितने भी, ए के समझो चार भाई है, तो चार भाई भी रहे तो भी एक भाई अपना शेयर किसी और व्यक्ति को बेचने जा रहा है तो उसमें का कोई भी भाई अपना ये राइट क्लेम कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, ऐसा सुन्नी लॉ बोलता. दूसरी बात ये कि प्रीएम्पशन का राइट हो मेल या फिर फीमेल हो, कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, माइनर हो या मेजर हो, दोनों कोई भी ये प्रीएम्पशन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है. अब तीन यहां पर कुछ फॉर्मेलिटीज दिए है जिसको बोलते हैं थ्री डिमांड्स. अब फॉर्मेलिटीज क्या है? पहली फॉर्मेलिटी जो है वो उसको बोलते हैं द फर्स्ट डिमांड. फर्स्ट डिमांड जिसको बोला है तलब ए मुसबीत. तलब ए मुसबीत, मुसीबत या फिर तलब ए मुसीबत मत बोलो उसका मीनिंग मुसीबत हो सकता है लेकिन वैसा नहीं है. तलब ए मुसीबत.
तो अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड जो है तलब ए मुसीबत, उसका मीनिंग है डिमांड ऑफ जंपिंग, डिमांड ऑफ जंपिंग। उसका मतलब है इट मस्ट बी मेड इमीडिएटली। सो द एसेंशियल इज दैट द फर्स्ट डिमांड मस्ट बी मेड इमीडिएटली ऑन हियरिंग ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सेल। जैसे ही सेल का पता चलता है कंप्लीट होने जा रहा है सब टर्म्स और कंडीशंस, वैसे ही एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी उस प्रियम्टर को बोला जाता है शुफी। प्रियम्टर को क्या बोलते हैं? शुफी। और प्रियम्पशन, राइट ऑफ प्रियम्पशन को बोलते हैं शुफा। तो उसने फर्स्ट डिमांड वहां पर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आई डू क्लेम माई शुफा, मैं अपना शुफा क्लेम करना चाहता हूं, बस इतना सफिशिएंट है। दूसरा है द सेकंड डिमांड, दैट इज कॉल्ड तलब ए इशहाद। तलब ए इशहाद। सो तलब ए इशहाद का मतलब है डिमांड विद द इन्वोकेशन ऑफ विटनेसेस। दिस डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड तलब ए, इसको तलब ए तकरीर भी बोला जाता है। सेकंड डिमांड का मतलब ये है द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट डिमांड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्फर्मेटरी डिमांड, डिमांड ऑफ कन्फर्मेशन। पहले मैं डिमांड कर चुका हूं इमीडिएटली, अब दूसरी डिमांड विटनेसेस के साथ की जाएंगी। सेकंड डिमांड मस्ट बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेसेस, 2 विटनेसेस के प्रेजेंस के साथ ये सेकंड डिमांड की जाएगी। बराबर है। सेकंड डिमांड करने के लिए पहली डिमांड लॉफुली की जानी चाहिए। और नंबर तीसरा है थर्ड डिमांड, दैट इज कॉल्ड तलब ए तमलीक। तलब ए तमलीक। सो इफ द प्रियम्प्टर फेल्स टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट आफ्टर मेकिंग फर्स्ट 2 डिमांड्स, ही मे टेक लीगल एक्शन। पहले दो डिमांड में अगर प्रियम्प्टर को रिजल्ट नहीं मिलता या फिर फेल हो जाता है, ए और बी के बीच में समझो सेल हो रही है, तो उनके पी को बेच नहीं रहे हैं प्रॉपर्टी, तो पी कोर्ट में सूट दाखिल कर सकता है। क्या सूट होगा? सूट फॉर राइट ऑफ प्रीएम्पशन, सूट फॉर प्रीएम्पशन। बराबर। सो द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप जो है आर मेंटेन एन एक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ। बराबर। इसको बोलते हैं थर्ड डिमांड, डिमांड ऑफ पोजेशन, जिसको डिमांड ऑफ पोजेशन भी बोला जाता है। सो तलब ए मुसीबत, तलब ए इशाद और तलब ए तमलीक, ये 3 फॉर्मेलिटीज जो है, 3 फॉर्मेलिटीज है। और फिर है व्हेन राइट ऑफ प्रीएम्पशन लॉस्ट। अब ये मुद्दा जो है कि प्रीएम्पशन का राइट कब लॉस्ट होगा, कब? द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज लॉस्ट इफ द प्रियम्प्टर एक्विजेस इन द सेल। एक्विजेस का मतलब मूक सम्मति। एक्विजेंस, प्रियम्प्टर अगर मूक सम्मति देता है, मतलब क्या? इफ ही एंटर्स इनटू कॉम्प्रोमाइज विद द बायर। ये हमने डायग्राम में देखा था कि ए और बी के बीच में इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होने जा रहा है, तो पी जो है ये अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन यहाँ पर अराइज कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन अगर वो बी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, बी जो है बायर है, ये सेलर है, बी के साथ अगर पी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, कुछ नहीं बोलता, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच के सेल को पी ने अपनी कंसेंट दे दी है, एक्विजेंस दे दिया है। ऐसी सिचुएशन में प्रीएम्पशन का राइट लॉस्ट होगा। और दूसरा जो बोला है, इफ द प्रियम्प्टर इन सूट फॉर प्रीएम्पशन में joins with himself as co-plaintiff a person who is not entitled to preempt। तीसरी डिमांड में, 2 डिमांड फेल होने के बाद तीसरी डिमांड में अगर समझो प्रियम्प्टर ने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में, सूट फाइल करते वक्त उसने अपने साथ किसी ऐसे प्लांटिफ को ज्वाइन किया जो प्रीएम्पशन क्लेम नहीं कर सकता, मतलब कोई दूसरा नॉन हिंदू पर्सन को अगर उसने को प्लांटिफ करके अपने इसमें ज्वाइन कर दिया सूट में, तो ऐसे सिचुएशन में प्रीएम्पशन का राइट एक्सरसाइज नहीं होगा, या तो फिर प्रीएम्पशन का राइट लॉस्ट हो जाएगा। सो इन कंक्लूजन, इस टॉपिक के कंक्लूजन में हम जो
मेन पॉइंट्स है वो ये है कि प्रियम्प्टर शुड बी अ मुस्लिम, प्रियम्प्टर